तो देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है, वाकई में परेशानी की बात है, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। लग ये रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तो हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है और इस बैठक में कोरोना संकट पर तैयारियों की समीक्षा होगी और स्थिति से निपटने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 800 के लगभग पहुंच चुकी है और ये बहुत ही खतरनाक है, 781। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, कितने बजे ये बैठक है और लगातार जिस तरीके से तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं, वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इसे मान लिया जाए कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है। देखिए, बिल्कुल तीसरी लहर की शुरुआत है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री भवन जो है सुषमा स्वराज भवन के नाम से जिसका जाना जाता है, उस बैठक के अंदर जो है हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो है पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि ओमिक्रॉन को लेकर किस तरीके के चीजें जो है सरकार के द्वारा की जाएंगी और कौन कौन से मंत्रालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। एक कोऑर्डिनेशन टीम के तौर पे किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, हेल्थ हो, केमिकल फर्टिलाइजर और अन्य MEA, एक कोऑर्डिनेशन करके कैसे जो है जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए और किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर हमको कैसे आगे बढ़ना होगा। ये एक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो प्रेजेंटेशन हो सकती है और साथ ही साथ जो है 2 प्रेजेंटेशन और है। फूड मिनिस्ट्री की तरफ से उनके सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से, जैसे और आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देखिए भ्रम मत फैलाइएगा, प्रिकॉशंस रख रहे हैं और आपको साथ ही साथ कोविड के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनका पालन करना होगा और साथ ही साथ अभी भी जो है आपको दूरी बना के रखनी है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम को और तेज किया जाए। तो एक तरीके से सरकार हर कदम उठा रही है जिससे नुकसान कम से कम हो और साथ ही साथ परिषद की बैठक के अंदर इसको लेकर चिंता कि सभी मंत्रालयों का कोऑर्डिनेशन जो है ओमिक्रॉन को लेकर पहले से और ज्यादा बेहतर हो। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना का जो मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है। सुनते हैं क्या कहना स्वास्थ्य मंत्री। लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। कितने केसेज हैं सर ओमिक्रॉन के अभी दिल्ली में? 160। सर, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया डेटा उसके मुताबिक तो 238। अभी की है क्या? जी रोज सुबह हर सुबह जो करते हैं वो आज सुबह का डेटा 238 और उनके मुताबिक 57 के आसपास डिस्चार्ज है। यूनियन करता है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट का डेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें देखिएगा जितने भी जो पेशेंट्स बताए जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं। इनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं और कहीं पर इनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसी बड़ी संख्या होती है। नहीं, लेकिन सर लेकिन ये ओमिक्रॉन का डेटा है। ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओमिक्रॉन का जो डेटा है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद आता है। ऐसे ओमिक्रॉन के ज्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में। सर, एक बात आपने अभी ये कही कि ओमिक्रॉन के जो मरीज सामने आ रहे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो संपर्क में आए हैं और घर के लोगों को भी ओमिक्रॉन हो गया या उन्हें कोरोना हो गया। ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बड़ी संख्या में? क्या ऐसा है कि कांटेक्ट में लोग, घर के लोग ज्यादा? देखो, ऐसा होता है कि जब एयरपोर्ट पे आते हैं सभी का टेस्ट किया जाता है, 100% लोगों का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनको दोबारा से दिल्ली सरकार के कांटेक्ट में सभी लोग रहते हैं जो होम आइसोलेशन में। तो जिसको भी हल्का सा भी कोई खांसी है, जुकाम है, कोई भी सिम्टम भी हल्का सा भी आता है तो उनके टेस्ट किया जाता है और 8वें दिन सभी का कंपलसरी, या 5वें दिन या 8वें दिन कंपलसरी टेस्ट किया जाता है दोबारा से। तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में जो इन दिनों मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब 500 मामले दर्ज हुए एक दिन में कल, उसकी वजह ओमिक्रॉन ही है? ये 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है।
अब ओमिक्रॉन जो है, और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था, तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये मान के सोसाइटी से चलें कि कितने केसेज आ रहे हैं सर? जो अभी तक ये था कि जो एयरपोर्ट से आ रहे थे ओमिक्रॉन पॉजिटिव वो मिले थे जीनोम सीक्वेंसिंग में, क्या ऐसा भी क्लोज कांटेक्ट कोई आ रहा है जैसा आपने? नहीं, क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना, उनके फैमिली मेंबर्स तो काफी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन वो तो सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल नहीं आ नहीं रहे नहीं, हैं, वो तो नहीं, family ना ना ना, एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं। एयरपोर्ट से ऐसे मरीज घर भी जाते हैं? नहीं, मरीज नहीं जाते, मरीज कोई नहीं जाता, मतलब जो नेगेटिव होते हैं उस टाइम पर बाद में 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कभी पॉजिटिव बाद में भी होते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं तो पूरी पूरी फैमिली पॉजिटिव निकलती है। अभी तक जो सर आप लोग जो नॉर्मल डेल्टा को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे थे, क्या उसमें से कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया? आज बता देंगे, काफी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमने भेजा हुआ है, इसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दी जाएगा। सर वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कही है, क्या तैयारी है? नहीं, दिल्ली बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, और हमारे पास डेली 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी को लगाया जाएगा। तो दिल्ली में तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ सईद उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट आज जो रिपोर्ट आएगी जीनोम वो सीक्वेंसिंग बहुत की, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखना होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है और आपको बता दें कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के काले धन का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। कानपुर से मिली अकूत संपत्ति की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब हम जो कन्नौज की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी जरा देखिए। आपको बता दें कि यहां से भी लगभग 19 करोड़ रुपए तहखाने से जब्त किए गए हैं। कई किलो सोना चांदी यहां से भी जब्त किया गया है। और ये जायदाद कन्नौज से 19 करोड़ वो बक्सों में भर के यहां से मिले। आधी रात तक ये छापेमारी जारी रही और कैश के साथ साथ सोना चांदी बरामद हुआ है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। समर्थ, और क्या जानकारी निकल कर आई है सामने? जैसा कि हमने सुना कि पीयूष जैन का बेटा भी लगातार न्यायिक व्यवस्था पर भरोसे की बात कर रहा था। क्या परिवार की तरफ से कुछ और भी कहा गया है? देखिए, कल देर रात पीयूष जैन के परिवार की तरफ से पहला बयान सामने आया है। प्रत्युष, जो कि उनका बड़ा बेटा है, उसने आज तक से बातचीत करते हुए बताया है कि उसको भरोसा है जुडिशियल चीजों पर। फिलहाल मैं मौजूद हूं पीयूष जैन के पैतृक निवास पर कन्नौज में। यहां जो नोटिस लगे थे उनको फिलहाल यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि कल सुबह लगभग 3 बजे ये रेड खत्म हो गई थी। एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पतली पतली जो गलियां हैं, इन्हीं रास्तों से पीयूष जैन जाता था। और ये जो दीवारें आप पूरे घर कम बंगले की देख रही हैं, इसी में ढेरों कैश था, ढेरों गोल्ड था, जो कि रिकवर किया गया। तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि कन्नौज के एक छोटा सा जिला उत्तर प्रदेश का, उसकी पतली सी एक गली में आप आते हैं और जब यहां पर धन उगाही निकलती है तो कितना धन निकलता है। 19 करोड़ जो जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया आज तक को 19 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं, यानी कि आप समझिए। और इसके अलावा काफी मात्रा में गोल्ड, लगभग 12 करोड़ का गोल्ड रिकवर हुआ है। इसके अलावा जो चंदन का तेल होता है, जो कि सेंट परफ्यूम बनाने में काम होता है, एसेंस के लिए काम करता है, वो रिकवर हुआ है, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ है और 600 किलो लगभग बताया जा रहा है। ये वो दरवाजा है जहां कल प्रत्युष ने आज तक से बातचीत करी थी, और इसी दरवाजे से सारी टीम्स, चाहे वो जीएसटी इंटेलिजेंस की यूनिट हो या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टरेट की टीम है वो हो, वो सब जाती रही हैं। जो गोल्ड मिला है उसमें जो सिंबल्स हैं वो इशारा करते हैं कि ये विदेश से है। लगभग जो गोल्ड रिकवर हुआ है उसमें आधी मात्रा का गोल्ड बताया जा रहा है कि वो स्विट्जरलैंड का हो सकता है या दुबई का हो सकता है। हालांकि विदेशी लिंक कहना या ना कहना जल्दी होगी। कालेधन के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर दनादन छापे पड़ रहे हैं। करोड़ों की नकदी, जेवरात बरामद हो रहे हैं। तो कालेधन के इस कुबेर के राजनीतिक रसूख और रिश्तों को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। बीजेपी पीयूष जैन से अखिलेश यादव के रिश्ते बताकर हमलावर है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के
दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से रिश्ता है, तो चाहे पीएम मोदी हो, गृह मंत्री हो, अमित शाह हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सब समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमले बोल रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि ये इतना जो करोड़ों रुपया पकड़ा गया है, ये आखिर है किसका? ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है, ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई, क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। बीजेपी कालेधन को तेजी से मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से पुरजोर जवाब दे रहे हैं। अखिलेश ये लगातार कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। वो मोदी की कालेधन की नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि काला धन आखिर आया कहां से। अभी जो रेड हुए हैं उसमें आपका क्या कहना है कि जो पीयूष जैन जी पे रेड हुई और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी डर रही है उस रेड के कारण? देखिए, ये कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया का वो है जिसने समाजवादी इत्र बनाया था, उसका नाम पुष्पराज जैन है और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो पीयूष जैन है। दोनों में कॉमन ये है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले, एक ही शहर के रहने वाले, एक ही तरह का कारोबार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया, गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि किन बैंकों से पैसा निकला था। जानकारी यहां तक मिल रही है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय के उनके पास 2-2 हजार रुपए के नए नोट निकले। आखिरकार नोटबंदी के समय पे 2,000 रुपए के नोट इतने बड़े पैमाने पे कैसे मिले होंगे, तो ये सरकार बता सकती है। लेकिन सरकार क्योंकि अपनी इमेज बनाना चाहती है कि वो करप्शन फ्री हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग करप्ट हैं। आज सरकार किसकी है, ठेका किसके पास है, पैसा कौन कमा रहा है? ये सब दिल्ली वाले लोग हैं या यूपी वाले जिनकी सरकारें वो लोग हैं। अगर कोई, यानी आप कह रहे हैं कि जो पैसा आया इतना किसी रास्ते से आया होगा? एजेंसीज किसके पास है? अगर वो ट्रेन से आया तो किसकी ट्रेन थी?
अगर वो सड़कों से आया तो सड़कों पे पुलिस किसकी थी, हवाई जहाज से आया तो एयरपोर्ट किसका था, पानी का जहाज यूपी में आ नहीं सकता है, अगर वहां से आया होगा तो जिम्मेदारी किसकी थी। तो जो दिल्ली की संस्थाएं हैं वो यूपी को मिल करके आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, पैसा आ कैसे गया। जीएसटी का अगर चोरी हुई है तो कौन देख रहा था जीएसटी कैसे चोरी हुई। अगर एक व्यक्ति के यहाँ इतनी जीएसटी चोरी है तो जाने कितनी चोरी हो रही होगी। तो कोरोना की पहले हम बात करेंगे क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना संकट की तीसरी लहर की आहट दिखाई देने लगी है। दिल्ली, महाराष्ट्र में आंकड़ों के बढ़ने के साथ रफ्तार भी डराने वाली हो गई है। और इस सब के बीच बहुत तेजी से संक्रमित करने वाले ओमिक्रॉन का ग्राफ भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। 781 मामले अभी तक हो चुके हैं और सबसे ज्यादा डर दिल्ली और मुंबई में है। फिर देश में बढ़ रहा कोरोना संकट, होने लगी तीसरी लहर की आहट। ओमिक्रॉन का खौफ, अलर्ट पर देश। दिल्ली में पाबंदियों से सख्ती, बढ़ा खतरा, येलो अलर्ट पर राजधानी। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीजों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तीसरी लहर की आहट ने दिल्ली को डरा दिया है। न्यू ईयर से ठीक पहले ही राजधानी में येलो अलर्ट है। कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भी रफ्तार पकड़ चुका है, लिहाजा सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। आप न्यू ईयर पर दिल्ली में सैर सपाटे का प्लान बना रहे थे तो सावधान हो जाइए। अगर आप मल्टीप्लेक्स थिएटर जाना चाहते थे तो रुक जाइए। परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने वाले थे तो ठहरिए और सुन लीजिए कि दिल्ली सरकार ने कैसे सख्ती बढ़ा दी है। अभी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स भी बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थानों पर पाबंदी लगा दी गई है। बैंक्वेट हॉल भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अभी होटल शर्तों के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और वो भी सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक। मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ दौड़ रही हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर अभी खुले रहेंगे। वहीं पब्लिक पार्क में टहल सकते हैं। पिकनिक पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। बसों और मेट्रो में सिर्फ 50% कैपेसिटी पे लोग बिठाए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट पे भी सिर्फ 50% ही लोग आ सकते हैं। शादी या फ्यूनरल्स में भी सिर्फ 20 लोगों की लिमिट लगा दी गई है। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये येलो अलर्ट जो जारी हुआ है, इसकी वजह से इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है और यहाँ लाडो सराय के बस स्टॉप पे कितनी भीड़ है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के जरिए भी सख्ती बरती जा रही है। ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग थक चुके हैं। 2 साल हो गए कोरोना को। 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। लेकिन क्या करें, जरूरी है। आपकी सेहत जरूरी है, आपकी जिंदगी जरूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का जरूर से जरूर पालन करें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक दिन पहले लोगों को भरोसा दिया कि अभी दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं, हालात काबू में हैं। लेकिन जिस तरह से राजधानी का कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है वो आगाह कर रहा है। उन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 24 दिसंबर को दिल्ली में 180 नए केस आए थे। 25 तारीख को वो आंकड़ा बढ़कर 249 हो गया। 26 दिसंबर को 290 और 27 दिसंबर को 331 नए केस दर्ज किए गए। 28 दिसंबर को कोरोना ग्राफ पर नए केस 500 के करीब जा पहुंचे। कोरोना ने दिल्ली को उन्हीं पाबंदियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वक्त हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सिनेमा हॉल भी येलो अलर्ट में शामिल होने की वजह से तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं उसके मद्देनजर न सिर्फ सिनेमा घर बल्कि जिम, स्पा सेंटर, योगा सेंटर को भी
बंद करने का आदेश दिया गया है। 4 जून के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा नए केस मंगलवार को दर्ज किए गए। इसके साथ ही राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.89% हो गया। इसी के हिसाब से दिल्ली येलो अलर्ट लगा दिया गया। दिल्ली में अभी लेवल 1 यानी येलो अलर्ट है। ये तभी लागू होता है जब पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा हो या 7 दिनों में 1500 केस दर्ज किए जाएं या फिर 7 दिनों में 500 ऑक्सीजन बेड फुल हो जाएं। ये केजरीवाल के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का हिस्सा है, जिसे राजधानी में लागू कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद डीडीएमए ने इसे तैयार किया था। अब मुख्यमंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि भीड़ वाली जगहों पर हालात सुधारने की जरूरत है, नहीं तो सख्ती और बढ़ाई जाएगी। जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। हालात महाराष्ट्र में भी बिगड़े हैं। मंगलवार को मुंबई में एक दिन में 1377 केस दर्ज किए गए, 1 मौत भी हुई। वैसे तो महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का दौर चल रहा है, लेकिन उसका व्यापक असर अभी नहीं दिख रहा। सवाल है कि क्या मुंबई और दिल्ली में तेज संक्रमण ओमिक्रॉन की वजह से है। दिल्ली में करीब 240 और महाराष्ट्र में करीब 170 ओमिक्रॉन केसेस हो गए हैं। ऐसे में जरूरत सख्ती बढ़ाने की है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ पंकज जैन, आज तक। तो देश भर में अब ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर से वही है कि उन राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहां क्या होगा। ये बड़ा सवाल है। चुनाव वाले राज्यों में रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं और इस सब के बीच चुनाव आयोग लखनऊ में आज बैठक कर रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कोई सभाएं कर रहा है, कोई चुनावी रथ निकाल रहा है। सब में एक बात कॉमन है, भीड़ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासतदान देश में लगातार बढ़ते खतरे को लेकर कितने सतर्क हैं। अभी देश को संभलने की जरूरत है, लेकिन यूपी, पंजाब और अन्य 3 राज्यों में चुनावी बहार है। वहां लोगों में न कोरोना का भय दिख रहा, न ही सतर्कता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं, आगाह कर चुके हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। यूपी में लगातार रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभाओं में भीड़ दिख रही है। चुनाव आयोग अब राय मशविरा में जुटा है कि कैसे कोरोना के खतरे के बीच चुनावी महापर्व को संपन्न कराया जाए। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, कैसे रैली को लेकर के कोई बात की? रैली वर्चुअल हो? नहीं, हम लोगों ने न रैली के बारे में नहीं बात हुई, लेकिन चुनाव के बारे में हुई कि चुनाव समय से कराया जाए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए। देखिए, चुनाव तो सरकार को बताना है। हमने तो ये कहा है कि अगर आप चुनाव कराते हैं और जो भी सख्त नियम लागू करते हैं वो सबके लिए समान रूप से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो और चाहे वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो या कोई वरिष्ठ नेता हो। ये ना हो कि सरकार के लिए कोई नियम हो और विपक्षी पार्टियों के लिए कोई नियम हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन असल चुनौती ऐसे हालात से निपटने की है। लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। 2 गज की दूरी की क्या बात करें, यहाँ तो पांव रखने की जगह नहीं है। तस्वीर मुरादाबाद की है। ये हाल तब है जब एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने राज्य को कोविड-19 प्रभावित राज्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 तक यहाँ उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम जारी रहेंगे। 31 मार्च तक लागू होने का मतलब कि यूपी में चुनाव की प्रक्रिया
कोरोना के खतरे के साए में ही पूरी होगी। कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी है तो लोग कह रहे हैं कि रैलियों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। रैली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और नहीं होनी चाहिए, पूरा विरोध है। रैली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस रैली में आप किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा सकते। आप कोई भी चीजें होंगी वो गाइडलाइन सरकार वैसी भी जारी करे। जहां रैली में लाखों की संख्या है, यहाँ हम 2 गज की दूरी बहुत जरूरी बोलते हैं। आप मानती है रैली में 2 गज की दूरी हो पाए किसी आदमी के बीच में? यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। जल्द अधिसूचना भी जारी किए जाने की उम्मीद है। चंद रोज पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में चुनाव आयोग संकेत दे चुका है कि तय वक्त पर चुनाव होंगे, वैक्सीनेशन तेज किए जाएं। अब चुनाव आयोग के फाइनल फैसले का इंतजार है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो वाकई में देश में कोरोना का जो नया आंकड़ा है वो डराने वाला है। 24 घंटे के भीतर आपको बता दें कि 900 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीनेशन को तेज करने की। बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ साथ बूस्टर डोज जो है उस पर भी अब हमें सोचने की जरूरत है। हालांकि इसका ऐलान हो चुका है, इसकी शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है। एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा तो दूसरी ओर लगातार होती लापरवाही। बिहार सरकार ने तो तीसरी लहर को लेकर अलर्ट कर दिया है। बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। देश के कोने कोने से लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। फिक्र बढ़ाने वाली खबरें मिलने लगी हैं। 47 नए कोरोना के मामले पाए गए हैं। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं पाया गया है, लेकिन तीसरे लहर की शुरुआत कह सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शुरू हो चुकी है और इसके लिए तैयारियां भी राज्य सरकार जो है वो अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन इसी बीच जो आम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां 9 छात्र और 4 स्टाफ पॉजिटिव मिले हैं। 22 दिसंबर को बिलासपुर के सरकारी स्कूल में 23 स्कूली बच्चे संक्रमित मिले थे। यही खतरा और खौफ है कि सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। अमल 3 जनवरी से होने जा रहा है, जबकि हेल्थ वर्कर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज भी लगने जा रहा है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की बड़ी आबादी सुरक्षित होगी। 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 8 करोड़ है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग 13 करोड़ 80 लाख हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 करोड़ है। 3 जनवरी से बच्चों को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए नए साल के पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। बच्चे इसके लिए 10वीं की मार्कशीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों ने तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल 3 जनवरी से बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। इन सब के बीच 10 राज्यों में केंद्र की टीमें पहुंचने लगी हैं। पहली टीम केरल पहुंच चुकी है, जो हालात का जायजा लेगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।